Good morning dear students. Today I am going to teach mechanism of मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ हम लोग स्केलेटल मसल्स का कैसे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन किस तरह से बनता है इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। एक्टिन जो है वो पॉलीमराइजेशन होता है, उसका जो मोनोमर है वो जी एक्टिन है, और मायोसिन का जो है मीरोमायोसिन। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो मसल्स फाइबर है उसके अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं, उसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड भी पढ़ लिया था। ए एनाइसोट्रॉपिक है, जहाँ पे हमारा थिक बैंड होता है वो ए बैंड कहलाया जाता है, और थिन बैंड जो है आई बैंड कहलाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिन बैंड होते हैं। तो ये सब डिटेल जो है इससे पहले लेक्चर में थी। अभी हम जो है एक्चुअल में मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो क्योंकि हम लोग जो है स्केलेटल मसल्स की यहाँ बात कर रहे हैं, तो स्केलेटल मसल्स जो है, बाकी दो मसल्स जो हैं स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, दोनों ही मसल्स इनवॉल्यूंटरी होती है। बट स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉल्यूंटरी है। वॉल्यूंटरी है दैट मीन्स कि वो जो है अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो जब भी इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे पास जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन जो है सिग्नल्स लेके आएंगे। जैसे कि पढ़ा भी था मसल्स फाइबर का, जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मसल्स फाइबर पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यानी जहाँ न्यूरॉन का एंड हो रहा है और मसल्स के ऊपर जो सार्कोप्लाज्मा है उसमें इनर्वेटेड रहते हैं साइनेप्टिक नोब, तो वहाँ से रिलीज़ होता है एसिटिलकोलिन, और तब जो है हम लोग का मसल्स कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होगा फिर से देख लेते हैं। तो मसल्स फाइबर की बात करें तो मसल्स फाइबर जो है इस तरह से टिब्यूल्स बना रही हैं। यह है मसल्स फाइबर, और इस मसल्स फाइबर के ऊपर यहाँ पे जो है कुछ ACH रिसेप्टर्स यहाँ पे लगे हैं, यानी एसिटिलकोलिन को रिसीव करने के लिए यहाँ पे ये कुछ रिसेप्टर्स हैं। तो जैसे ही जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक न्यूरॉन जो है मैसेज लेके आ रहा है, सिग्नल्स लेके आ रहा है, ये हमारे न्यूरॉन है, और यहाँ पे ये न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन कहलाया जाएगा। तो मोटर न्यूरॉन के यहाँ साइनेप्टिक नोब में जो है वेसाइकल्स हैं। इन वेसाइकल्स में एसिटिलकोलिन जो है प्रेजेंट है। तो जैसे ये सिग्नल आया, यहाँ डिपोलराइजेशन हुआ, तो ये जो वेसाइकल्स है यहाँ से रिलीज़ कर देंगे एसिटिलकोलिन, और ये जो जंक्शन है बिटवीन न्यूरॉन एंड द मसल्स, दिस इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉल्यूंटरी होती है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल आएगा जिससे जो है यहाँ से एसिटिलकोलिन जो है रिलीज़ होगा, और वो यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ऐसे जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये ACH रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर ACH मतलब एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स। यहाँ जो ये रिलीज़ हो रहा है ये एसिटिलकोलिन है। एसिटिलकोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है। वैसे तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, बट यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली एसिटिलकोलिन जो है ये यहाँ पे रिलीज़ हुआ। जैसे ही रिलीज़ हुआ तो ये बाइंड कर जाएगा इन रिसेप्टर से, क्योंकि हमारी हर सेल के बाहर जो है वो पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि सोडियम आयन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, और इसमें अंदर की तरफ जो है नेगेटिव चार्जेस हैं। इस तरह से जो है हर सेल, ये मसल सेल्स ही नहीं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब एक्सोन न्यूरॉन की बात करेंगे तो भी इसी तरीके से है। तो हमेशा जो है किसी भी सेल के बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, और अंदर की तरफ जो है नेगेटिव आयन है, हालांकि यहाँ पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, लेकिन ओवरऑल चार्जेस नेगेटिव है। अब जैसे ही ये जो है नॉर्मल चार्जेस है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इसको पोलराइज्ड कहते हैं, कि यहाँ पे पोलराइज्ड स्टेज में है हमारी जो मेम्ब्रेन है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ इसके साथ बाइंड करते हैं एसिटिलकोलिन जो है इन रिसेप्टर के साथ, तो एक सिग्नल जो है हमारी सार्कोलेमा में होगा, और सार्कोलेमा क्या हो जाएगी, डिपोलराइज्ड हो गई। डिपोलराइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे चार्जेस जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि बाहर की तरफ एक तरीके से नेगेटिव और अंदर की तरफ पॉजिटिव
चार्जेस आ जाएंगे। इसको कहते हैं डिपोलराइजेशन। और ये डिपोलराइजेशन जो है बहुत ही तेज़ी के साथ जो है इसमें पूरी मसल्स फाइबर को जो है डिपोलराइज कर देंगे। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कांटेक्ट में रहती है इस टी ट्यूब्यूल्स के, तो यहाँ पे जो है जो कैल्शियम आयन यहाँ इन्होंने स्टोर किया हुआ है वो कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम आयन स्टोर है, तो जैसे ही डिपोलराइजेशन हुआ यहाँ से कैल्शियम आयन जो है रिलीज़ हो गया। यानी क्या है यहाँ पे जो है हमारा क्या है, सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म है। तो यहाँ पे जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। और अब हमारे यहाँ मसल्स फाइबर के अंदर क्या है मायोफिब्रिल्स हैं। तो मायोफिब्रिल्स हम लोग ने पढ़ लिया है कि ये जो है किससे बना है, एक्टिन फिलामेंट है यहाँ पे जो कि बाइसेक्ट होता है जेड लाइन से। ऐसे ही यहाँ पे भी है, ये जो है थिन फिलामेंट है, ये बाइसेक्ट हो रहा है जेड लाइन से। और इसके बीच बीच में यहाँ पे हम लोग के पास है थिक फिलामेंट ऐसे। तो अब जो ये कैल्शियम है, ये जो है जो थिन फिलामेंट है वो 3 प्रोटीन से मिलके बना है। एक उसमें एक्टिन है और एक्टिन पे जो है मायोसिन के बाइंडिंग साइट होती है, उसको मास्क करता है ट्रोपोमायोसिन जो कि एक फिलामेंटस जो है प्रोटीन है और उसको फिक्स रखता है ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह पे, वो ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन के हम लोगों ने 3 सब यूनिट पढ़े थे, टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। तो अब जो ये कैल्शियम है ये उस सब यूनिट से टीपीसी से जो है बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन से, जिससे ट्रोपोनिन जो है साइड में हो जाएगा और ट्रोपोमायोसिन भी साइड हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे मायोसिन के बाइंड करने की जो जगह है वो ओपन हो जाएगी और हमारे जो मायोसिन के हेड है वो इस तरह से एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएंगे। और फिर क्या होगा, यहाँ से एक्टिन को ऐसे अंदर की तरफ पावर ब्रिज होगा, इसको जो है इस तरह से अंदर की तरफ खींचेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है कहाँ से शुरू हुआ है, जब मोटर न्यूरॉन से जो है एक सिग्नल आया है। और ये जो सिग्नल है ये किस फॉर्म में आया है, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि क्या है एसिटिलकोलिन। कहाँ रिलीज़ हुआ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या फिर मोटर एंड प्लेट भी कह देते हैं। रिसेप्टर्स पे बाइंड किया जिसकी वजह से क्या हो गया है, डिपोलराइजेशन हो गया है। डिपोलराइजेशन हो गया है तो टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज़ हुए। अब कैल्शियम आयन जो है ट्रोपोनिन के उस सब यूनिट से बाइंड कर जाता है जो टीपीसी है, जिसकी वजह से अनमास्किंग हो जाती है एक्टिन पे मायोसिन के बाइंड करने की जगह को। तो देखिए क्या क्या हुआ है यहाँ पे जो है सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन, फिर न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जो है क्या रिलीज हुआ है यहाँ पे, एसिटिलकोलिन। तो एसिटिलकोलिन रिलीज फ्रॉम साइनेप्टिक नॉब और अब ये जो है बाइंड किया है रिसेप्टर्स पे। तो एसिटिलकोलिन बाइंड विद ACH रिसेप्टर और अब जो सार्कोलेमा है, जो मसल्स फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो सार्कोलेमा है, वो डिपोलराइज हो गई है। तो डिपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा। और जैसे ही जो ये सार्कोलेमा है जो कि मसल्स फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइजेशन उसका होता है, यानी कि बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। टी ट्यूब्यूल्स इसको ट्रांसमिट करती है। तो अब क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिलीज़ कर देगी वहाँ से कैल्शियम आयन को। तो कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और यहाँ से ये रिलीज़ हुई तो अब ये कैल्शियम आयन कहाँ बाइंड करेगा, कैल्शियम आयन बाइंड्स विद ट्रोपोनिन सब यूनिट, वो कौन सा है, TPC। 3 सब यूनिट होते हैं ट्रोपोनिन के, उनमें से TPC जो है वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करता है। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो है मूव अपार्ट, यानी कि साइड से अलग हो जाएंगे, अनमास्किंग कर देंगे मायोसिन बाइंडिंग साइट को। तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन move aside, unmasking of myosin binding site, myosin binding site ये कहाँ पे होगी, एक्टिन प्रोटीन पे होगी। मायोसिन पे क्या होती है, एक्टिन के बाइंड करने की साइट होती है, और एक्टिन पे मायोसिन के। तो क्या हो जाएगा, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन ट्रोपोनिन। और इस तरह से जब ये जो है अनमास्क हो जाएगा तो मायोसिन का हेड जो है इसके ऊपर बाइंड कर जाएगा। देखें यहाँ पे ये जो है ये ऊपर जो है हमारा ट्रोपोनिन है, एक्टिन प्रोटीन है, और यहाँ ये जो है मायोसिन है। मायोसिन का हम लोग ने पढ़ा था कि ये जो है हैवी मीरोमायोसिन है, ये यहाँ पे लाइट मीरोमायोसिन है। तो यानी कि मायोसिन का हेड जो होता है वो ऊपर उठा होता है, प्रोजेक्ट आउट रहता है। अब यहाँ से ये जो है जैसे ही जो है अनमास्किंग हो गई है एक्टिन फिलामेंट पे, तो जो ATP है ये हाइड्रोलाइज होगा, यानी कि ATP जो है वाटर के साथ मिलके हाइड्रोलिसिस होगा, तो किस में टूटेगा, ADP प्लस P में। और जो मायोसिन का हेड है वो अब जो है एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा, और एक्टिन के साथ बाइंड करेगा तो अब जो है उस एनर्जी को जो कि यहाँ से रिलीज़ हुई है उसको यूज़ करके अब ये जो क्रॉस ब्रिज बन गया है बिटवीन द मायोसिन हेड और एक्टिन, अब ये इसको जो है पावर स्ट्रोक के साथ इस तरह से जो है अंदर की तरफ खींचेगा, यानी कि जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड होंगे ओवर थिक फिलामेंट, अंदर की तरफ ऐसे आ जाएंगे। जो A बैंड है वो एज इट इज़ रहेगा, बाकी की चीज़ें जो है वो शॉर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे दिखाया है कि मायोसिन इस पे बाइंड कर गया है। अब जो है पावर स्ट्रोक हो रहा है, यानी कि ऐसे एक्टिन फिलामेंट को जो है वो अंदर की तरफ जो है पुल कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो ADP और P जो है रिलीज़ हो जाएगा, हेड इसके साथ ही बाइंड रहेगा एक्टिन के साथ, तब तक बाइंड किए रहेगा जब तक कि नेक्स्ट ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं आ जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा फिर से ये जो है क्रॉस ब्रिज बनाएगा एक्टिन के साथ, और इस तरह से लगातार जो है बार बार उस एक्टिन को पकड़ के ऐसे लाएगा, फिर और लाएगा, फिर और। तो ऐसे जो है मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लगातार जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी। तो अब कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो हमारा H जोन है वो H जोन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि जो थिन फिलामेंट है वो उस हिस्से में जो है स्लाइड ओवर हो जाएंगे। तो H जोन जो है पूरा जो है डिसअपियर हो जाएगा, थिन फिलामेंट वहाँ तक स्लाइड ओवर हो जाएंगे एबो A बैंड, यानी कि थिक मायोसिन फिलामेंट पे। तो देखिए आगे ये हमारे पास Z लाइन है। Z लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है थिन फिलामेंट को। ये थिन फिलामेंट है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये थिक फिलामेंट है। तो अभी हमें यहाँ पे H जोन दिखाई दे रहा है, ये जो है I बैंड है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है इतना पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो है A बैंड है, और ये जो है हमारा I दिखाया है आइसोट्रोपिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जो है थिन है, यहाँ पे A बैंड है एनाइसोट्रोपिक। एनाइसो मीन्स कि इस पार्ट में हमारे पास थिक भी है और थिन भी है, दोनों फिलामेंट है, थिक और थिन, यानी मायोसिन भी है और एक्टिन भी है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो ये जो हमारे थिन फिलामेंट है ये इस तरह से स्लाइड
होंगे ओवर द मायोसिन। तो इस तरह से हुए तो ये थोड़ा अंदर मूव किए, एच जोन छोटा होगा, और फर्दर मूव करेंगे और इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी और पूरा जो हमारा जो ये थिन वाला है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। इसी तरह जो एच जोन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो एच जोन भी ख़त्म हो गया है यहाँ पे, और सिर्फ जो है कितनी चीज़ें छोटी हो गई। जो 2 जेड लाइन हमारी यहाँ पे थी, या फिर इसको और इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पे थी, तो पूरा जो मायोफिब्रिल है उसकी सब जेड लाइन ऐसे जो है करीब आ जाएंगी, जिससे सार्कोमियर जो होगा वो शॉर्टन हो जाएगा। तो सार्कोमियर शॉर्टन हो रहा है, एच जोन डिसअपियर हो रहा है, आई बैंड डिसअपियर हो रहा है। देखो यहाँ सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आई बैंड भी नहीं है, यहाँ पे एच जोन भी नहीं है, सिर्फ जो 2 जेड लाइन है वो यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ आई, तो यानी कि जो है जेड लाइन भी काफ़ी कम छोटी मतलब करीब आ गई है। तो इस तरह से सार्कोमियर क्या होता है, 2 जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको सार्कोमियर कहते हैं, ये यूनिट है इसके मायोफिब्रिल्स के। तो जो ये सार्कोमियर है ये भी शॉर्टन हो रहा है, एच जोन डिसअपियर हो रहा है, आई बैंड डिसअपियर हो रहा है। तो इस तरह से जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं चेंज हो रही है वो क्या रहेगा हमारा, ये वाला जो ए बैंड है यानी कि जो थिक फिलामेंट है, इसका डिस्टेंस जितना यहाँ पे था एज इट इज़ यहाँ पे भी है। तो चीज़ें जो शॉर्ट हुई हैं या डिसअपियर हुई हैं, जो शॉर्ट हुई है वो सार्कोमियर है, तो सार्कोमियर जो है वो शॉर्टन हो जा रहा है, और जो डिसअपियर हुआ है वो एच जोन है या फिर आई बैंड है जो डिसअपियर हो गया है। इस तरह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जो अनचेंज्ड हुआ है वो हमारा ए बैंड है, वो जो है डिसअपियर नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। तो जो पीछे पढ़ा है यहाँ पे, यानी ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन मोएसाइड, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन ट्रोपोनिन, अनमास्क हो गया है। तो अब इसकी वजह से फर्दर क्या क्या हो रहा है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ से आगे क्या क्या होगा। तो इस तरह से जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो इस डायग्राम के हिसाब से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आया है। तो एक तो हमारा सार्कोमियर जो है वो शॉर्टन हो जाएगा, शॉर्टन ऑफ सार्कोमियर डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन, यानी ये जेड लाइन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। और डिसअपियर क्या हुआ है, डिसअपियर ऑफ आई बैंड एंड एच जोन। ये दोनों चीज़ें, ना तो यहाँ अब हमें एच जोन दिख रहा है क्योंकि यहाँ तक थिन फिलामेंट आ गए हैं, और ना ही यहाँ पे आई बैंड है। जो अनचेंज रहा है वो क्या है, ए बैंड। ए बैंड में कोई ना वो लॉन्ग हुआ है ना वो शॉर्ट हुआ है, कोई भी चेंज नहीं है। तो अनचेंज्ड यानी ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड। तो ये सब चीज़ें कब हुई है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है एक सिग्नल आता है जो कि एक मोटर न्यूरॉन लेके आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अब ये जो है इसी कंडीशन में रहेगी तब तक जो है वो लगातार जो है अंदर खींचता रहेगा जो है मायोसिन का हेड थिन फिलामेंट को पकड़ पकड़ के, जब तक कि एसिटिल कोलिन जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे बना रहेगा। ये देखें यहाँ पे। अब अगर हमें रिलैक्स करना है तो यहाँ पे अब एक एंजाइम आएगा एसिटिल कोलिनेस्टीरेज। वो एंजाइम जो है इस एसिटिल कोलिन को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा तो कैल्शियम जो है वो वापस जो है अपनी जगह पे चला जाएगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगी। यहाँ से एसिटिल कोलिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो डाइजेस्ट होगा। तो फाइनली जो है ये एक एंजाइम है एसिटिल कोलिनेस्टीरेज, digest the acetylcholine। और ये अगर ये हो गया है यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अगर अब ये नहीं रहा है तो हमारी जो ये सार्कोलेमा है ये पोलराइज हो जाएगी।
पोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा, और साथ में कैल्शियम जो यहाँ पे रिलीज हुए थे वापस स्टोर हो जाएंगे कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कैल्शियम आयन स्टोर अगेन इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस तरह से क्या हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, यानी कि वापस जो थिन फिलामेंट है वो ऐसे बाहर की तरफ आ जाएंगे, और जो कंप्लीट जो हाइट लंबाई है वो मेंटेन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के मसल्स के ज़रूरी है ये एंजाइम एसिटिलकोलिनेस्टेज, जो कि डाइजेस्ट कर देगा इस एसिटिलकोलिन को। तो जो जैसे हुआ था, जो कैल्शियम ट्रोपोनिन के टीपीसी पे बाइंड किया था वहाँ से हट जाएगा और वापस चला जाएगा सार्कोप्लाज्म में, ये पोलराइज्ड हो जाएगी, यहाँ ये एसिटिलकोलिन नहीं रहेगा। इस तरह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, स्मूथ मसल्स का हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में हम लोग मेनली जो है बोन और कार्टिलेज पढ़ते हैं। बोन और कार्टिलेज जो है दोनों ही जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं मेनली बोन एंड कार्टिलेज, ये दोनों ही क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। जो बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है, बोन जो है हार्ड होता है, उसका जो मैट्रिक्स होता है वो ज़्यादा हार्ड है क्योंकि वहाँ कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है। यहाँ जो कार्टिलेज है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन नहीं होता, तो ये थोड़ी सी प्लाइबल होती है, ये बोन जो है प्लाइबल नहीं होती। तो मेनली जो है बोन से हमारा स्केलेटल सिस्टम बना है, बट कुछ कुछ जगहों पे कार्टिलेज है, कार्टिलेज में कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन नहीं है। कार्टिलेज जैसे फॉर एग्जांपल हमारी नोज़ की टिप पे है, ईयर पिन्ना में होती है। इसके अलावा हम लोग जो है देखते हैं कि जहाँ हमारी रिब्स जो है स्टर्नम पे बाइंड करती है, तो जो जहाँ पे बाइंड कर रही है वहाँ पे कार्टिलेजिनस ही ज्वाइंट होता है, थोड़ा सा रिब्स के साथ जो है रिब्सोबोन है, फिर जहाँ वो स्टर्नम बोन से जुड़ती है तो बीच में थोड़ा सा कार्टिलेज है। तो इस तरह से कुछ जगहों पे हमें कार्टिलेज दिख रही है। मेनली कार्टिलेज जो है वो प्लाएबल होती है, ये प्लाएबल नहीं होती है। बोन जो है वो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन है, इसमें जो है डिपोजिशन नहीं होता है, और दोनों के दोनों ही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब कुल मिला के अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी जो है वो 206 बोन से बनी है, 206 बोन से होती है। ये एडल्ट की बात है। अगर यही बच्चों में देखी जाए तो किड्स में जो है होती है वो 305 बोन्स होती है। धीरे धीरे ये बोन्स जो है वो एनसीईआरटी में 206 मतलब एडल्ट का ही दिया है तो इतना ही रखते हैं। जैसे हमारे वर्टेब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्री होती है, लेकिन वहाँ हम देखेंगे तो 30 है। बाद में जो हमारी सेक्रम है और कॉक्सियल होती है वो जो है फ्यूज़ हो जाती हैं। वैसे बहुत सारी बोन जो हैं एक्स्ट्रा होती हैं, और एडल्ट में जो है ये फिर फ्यूज़ होके फाइनली 206 बोन जो है फाइनली मिलती हैं। अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम, एक जो है एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर
स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल, एक जो है पेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब है कि जहाँ भी हमारी मिडिल पे जो है बोन आके वहाँ पे टच कर रही हो, बॉडी का जो मिडिल सेंट्रल लाइन है उस पर टच कर रही हो, तो वो सब एक्सियल में आएगा। और जो है साइड के हैं, साइड में हम लोग के दो ही है, मतलब जो है दोनों हाथ यानी कि 4 लिम्स हो गए, 4 लिम्स और हाइंड लिम्ब कह सकते हैं, यानी कि 2 हाथ और 2 पैर जो लिम्स है ये अपेंडिकुलर में आ जाएंगे। और अपेंडिकुलर में उसके साथ में गर्डल्स आ जाएंगी, एक पेक्टोरल गर्डल, दूसरा पेल्विक गर्डल। उसके अलावा जितना भी पार्ट है वो सब का सब हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में डालेंगे। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है वो टोटल 80 बोन का बना होता है। इसमें 80 बोन्स होती हैं, बाकी की जो 126 बोन होती है, यानी कि 2 चीज़ों में ये रहेगा, एक गर्डल्स हैं, गर्डल में हमारे पास पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल है, और प्लस लिम्स हैं 4, तो ये डिवाइड है। तो ये टोटल जो है ये कितनी बोन्स का बना होता है, 126 बोन का बना होगा। तो फर्स्ट एक्सियल की बात करते हैं। तो एक्सियल में सबसे पहले हमारे पास स्कल है, स्कल होगी, स्कल में भी फर्दर 2 पार्ट होंगे, एक फ्लो चार्ट की तरह बना लेते हैं इसको। स्कल में भी फर्दर 2 चीज़ें रहेंगी, एक क्रेनियम जो कि एक ब्रेन बॉक्स होता है जिसमें हमारा ब्रेन जो है सेफ रहता है, तो क्रेनियम है। और दूसरा जो है जो आगे का जो फेस बनाता है, तो ये भी डिफरेंट बोन से बना है, तो फेशियल बोन। तो स्कल में हम दोनों इंक्लूड करते हैं, क्रेनियम बोन्स भी और फेशियल बोन भी। तो स्कल एंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ये क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स, और सेकंड जो है फेशियल बोन, फेशियल बोन। उसके बाद जो है इसमें और जो आएगा हमारे पास, ये हायोइड बोन रहेगी। हायोइड बोन जो है वो यू शेप होती है, यू शेप होती है, और ये एक इकलौती ऐसी बोन होती है जो कि किसी भी दूसरी बोन से टच नहीं होती है, बिल्कुल अलग है। और यहाँ बक्कल कैविटी के जो है बेस पे हम लोग को ये बोन मिलती है, यू शेप्ड हायोइड बोन। तो ये भी एक्सियल में आएगी। इसके अलावा यहाँ पे आएगा हमारे एक जो है ये जो बोन होती है स्टर्नम, एक सिंगल बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, तो एक सिंगल स्टर्नम और वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स आएंगी। देखिए काउंट करते हैं, स्कल यहाँ पे जो है हमारी जो क्रेनियम बोन है ये 8 होती है नंबर में, जबकि फेशियल बोन जो होती हैं वो 14 इन नंबर है। फिर हायोइड बोन जो है ये 1 है, स्टर्नम बोन भी 1 होती है। वर्टेब्रल कॉलम में हमारे पास 26 वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक है, फिर हमारे पास जो है लंबर है, सेक्रल है एंड कॉक्सियल है। तो टोटल मिला के 26 बोन होती हैं। फिर रिब्स की बात करें तो रिब्स जो है हमारे पास 12 पेयर्स होती हैं, तो कितनी हो गई हैं, 24 रिब्स हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास हमारे दोनों जो ईयर हैं, यहाँ पे हमारे ईयर 3 हिस्सों में बटा होता है, एक एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडिल ईयर और फिर इंटरनल ईयर। तो जो मिडिल ईयर है, इस मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी बोन होती हैं, ये 3 ईयर ऑसिकल्स कहलाई जाती हैं। तो 2 ईयर में 3-3 हो जाएंगी, तो टोटल कितने ईयर ऑसिकल्स हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ईयर ऑसिकल्स ये जो है हमारे पास 2 के हिसाब से यानी कि कितने हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो 8 और 14 हमारी कितनी हो जाएंगी, 22, 23, 24, 24 और 24 48, 48 और 6 जो है 48 और 6 54 और 54 और 26 कितनी हो जाएंगी, 10, यानी कि पूरी कंप्लीट हमारी 80 बोन्स हो गई हैं। तो जो एक्सियल है इसमें ये सारी बोन्स आ जाएंगी। स्कल है जिसमें हम लोग क्रेनियम को भी इंक्लूड करते हैं और फेशियल बोन को भी। हायोइड बोन जो कि एक सेपरेट बोन है और किसी भी दूसरी बोन से टच नहीं होती, एक ऐसी पूरी बॉडी में एक सिंगल बोन है ये, और यू शेप्ड होती है एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। फिर स्टर्नम है, चेस्ट बोन एक तरीके से एक सिंगल फ्लैट बोन होती है। वर्टेब्रल कॉलम 26 वर्टिब्री से मिलकर बना होता है। रिब्स हमारे पास 12 पेयर्स है यानी कि 24 हो जाएंगी। और ईयर
ईयर ऑसिकल्स एक ईयर में 3 है, मिडिल ईयर में होता है और इस तरह से 6 हो जाती हैं। अब जो है हम लोग सबसे पहले करेनियम की बात करें तो करेनियम बोन्स जो होती हैं यहाँ पे उनको लिख लेते हैं। चलिए नाम लिखेंगे इनका। तो क्रेनियम बोन में हमारी सबसे पहले जो हमारा ये फोरहेड है ये फ्रंटल हो जाएगी, फिर 2 ये यहाँ पे जो है बीच में सूचर होते हैं यानी जॉइंट होता है, तो ये हमारी जो है 2 जो ऊपर उठे हुए हैं ये पैराइटल हो जाएगी, फिर दोनों ईयर के ऊपर जो है यहाँ पे जो है ये हो जाएगी फ्रंटल टेम्पोरल, और टेम्पोरल के बाद फिर एक ये जो है ऑक्सीपिटल है जो पीछे की एक बोन है, तो ये 1 है, फिर ये 2 है पैराइटल, फिर 2 जो है टेम्पोरल 5 हो गई हैं, फिर एक पीछे जो है ऑक्सीपिटल 6, और अंदर से रूफ बनाती है हमारी क्रेनियम की 2, एक इथनॉइड एक स्फिनॉइड, तो टोटल मिला के 8 बोन हो गई। तो फर्स्ट फ्रंटल ये 1 है, फिर 2 पैराइटल बोन 2 होती हैं जो कि ऐसे ऊपर हम हाथ लगाएं तो ये जो 2 उठी हुई है ये पैराइटल, फिर दोनों ईयर का ये वाला पार्ट ये जो है टेम्पोरल ये भी 2 होती हैं, टेम्पोरल 2 होती हैं। उसके बाद एक पीछे ये वाला पार्ट जो पीछे का है ऑक्सीपिटल ये सिंगल होती है, ऑक्सीपिटल ये 1 है, और फिर हमारे पास इथमॉइड 1 है और स्फिनॉइड ये भी 1 है। इथमॉइड और स्फिनॉइड ये जो है हमें बाहर से नहीं दिखेंगी, ये हमारी क्रेनियम का अंदर से रूफ बनाती है। तो फ्रंटल 1 है, ये फ्रंटल 1 है, फिर 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है, ये 1 ऑक्सीपिटल है, और अंदर से जो रूफ बना रही है वो इथनॉइड और स्फिनॉइड। इस तरह से टोटल मिला के 8 बोन जो है हमारी वो ब्रेन बॉक्स बना रही है, यानी स्कल का जो है जो क्रेनियम वाला पार्ट है उसको बना रही है। फिर आते हैं हमारी फेशियल बोन, क्योंकि खूबसूरती चाहिए फेस को, तो छोटी छोटी बोन से मिलके जो है बनाया गया है। तो सबसे पहले 14 हमें ये देखनी है, तो लैक्रिमल ग्लैंड से जो टीयर्स बनते हैं वो जो ग्लैंड्स हैं वो 2 बोन में जो है ऐसे सॉकेट की तरह इसके अंदर जो है हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है। तो 2 यहाँ पे जो है लैक्रिमल बोन कहलाई जाएंगी, लैक्रिमल ये 2 हैं। फिर ये जो 2 चीक की होती हैं जाइगोमेटिक बोन होती हैं, एक ये है एक ये है, दोनों थोड़ा उठी रहती हैं ऐसे, तो जाइगोमेटिक जिसको हम चीक बोन कह सकते हैं, जाइगोमेटिक बोन ये भी 2 होती हैं। फिर जो है हमारी नोज में टोटल मिला के 5 बोन होती हैं, बोमर जिसमें एक ख़ास है जो है 2 बोन जो है 5 बोन टोटल मिला के नोज़ में होती है। तो इंटरनल कॉन्की ये जो है नेज़ल बोन है 2 ये हो गई, और नेज़ल बोन 2 है। फिर हमारे पास एक वोमर है, वोमर एक सिंगल बोन है और ये जो है ऐसे ट्रायंगुलर होती है, जो है शेप में ट्रायंगुलर होती है और एक सिंगल होती है। फिर हम लोग की जॉज बोन होती है, जॉज बोन में जो ये नीचे वाली बोन है मैंडिबल कहलाई जाती है, ये 1 है, और जो ये ऊपर के जो मैक्सिला है ये हाफ हाफ करके 2 है, तो ये हो जाएंगी। और उसके साथ हमारे पास 2 4 6 2 8 9 अभी दो जो है हमारे पास जो रूफ बनाती है हमारी बकल कैविटी का, यानी पैलेंटाइन बोन होती हैं, वो भी 2 होती हैं। तो पैलेंटाइन ये 2 होंगी। पैलेंटाइन के बाद फिर मैक्सिला या मैक्सिला बोन ये 2 है, और मैंडिबल 1 है, यानी कि लोअर जॉ अपर जॉ में
मैक्सिला, लोअर जो है ये मैंडिबल, ये मैक्सिला। मैक्सिला 2 होती हैं ये ऐसे करके, नीचे एक मैंडिबल एक, फिर ऊपर से जो रूफ बन रही है वो 2 पैरेंटाइन है, फिर 2 जाइगोमेटिक। नोज में टोटल मिला के 5 है, जिसमें वोमर जो है एक सिंगल बोन होती है। तो पूरा अगर हम फेशियल बोन देख रहे हैं सब 2-2 हैं, एक्सेप्ट हमारी ये एक वोमर है और एक ये मैंडिबल है, ये दोनों जो है सिंगल हैं, बाकी सब की सब जो है 2-2 बोन हम लोग देख रहे हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 14 फेशियल बोन हो गई। 2 4 6 8 10 11 12 13 और 14, यानी कि जो है टोटल 14 बोन्स जो है फेशियल है। तो सिर्फ अगर स्कल की बात करें तो स्कल में जो है 8 ये और 14 ये, तो 22 बोन से हमारी स्कल बन गई है। उसके बाद जो हायोइड बोन है, एक सिंगल ऐसी बोन जो किसी भी दूसरी बोन के अटैच में नहीं रहती है, और ये जो है बेस पे होती है बकल कैविटी के। फिर स्टर्नम है, स्टर्नम हालांकि जो है 3 बोन के अटैचमेंट होने से बनती है, लेकिन ये जो है फाइनली एक सिंगल ही बोन है, फ्लैट बोन होती है यहाँ पे है, जो कि पीछे से जो वर्टिब्री आती है वो आगे स्टर्नम पे आके बाइंड करती है। तो एक सिंगल फ्लैट बोन होती है, 3 बोन के अटैचमेंट से बनती है, बट फाइनली हम इसको एक काउंट करते हैं। फिर आता है हमारा वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स और ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स इनको भी पढ़ते हैं। ईयर ऑसिकल्स की बात करें तो एक ईयर में 3 है, यानी कि हम इसको 3+3 कह सकते हैं। ये जो 3 है इनका अगर मैं ऐसे थोड़ा सा यहाँ ईयर का बना के बताऊँ तो ये एक्सटर्नल ईयर है, और फिर यहाँ पे हम लोग का होता है ये जो है ईयर ड्रम, या फिर जिसको हम टिम्पैनम बोलते हैं। जो मैमल से अदर जितने भी एनिमल्स हैं ज़्यादातर हमें ये सिर्फ टिम्पैनम ही दिखता है, फ्रॉग में हम लोग पढ़ते हैं कि टिम्पैनम है। तो ये ईयर ड्रम या फिर जो है ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग का ऐसे शुरू होता है जो है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो है अंदर ओपन होता है फेरिंग्स में बाय यूस्टेकियन ट्यूब, ये यूस्टेकियन ट्यूब है। अब इसी में यह जो मिडिल ईयर है, फिर यहाँ से जो है इधर पीछे 2 यहाँ पे ऐसे 2 विंडो होती हैं, ये अंदर जो है ये इंटरनल ईयर हो जाएगा, इंटरनल ईयर। ये इतना पार्ट जो है एक्सटर्नल ईयर कहलाया जाएगा, और ये जो है हमारा मिडिल ईयर है। इस मिडिल ईयर में हमारे पास 3 बोन होती हैं, मालियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो मालियस जो है यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे रहेगी, जो कि हैमर शेप्ड होती है, ये मालियस है। फिर यहाँ पे जो है जैसे वो मोची के पास होता है एनविल शेप का, तो ये मालियस, इनकस, और फिर यहाँ पे एक स्टिरअप शेप्ड होगी यहाँ पे इस तरह से। तो ये 3 बोन होती हैं। ये 3 बोन का नाम मालियस, इनकस और स्टेप्स। मालियस, इनकस और स्टेप्स 3 जो है छोटी छोटी बोन होती है, और कहाँ पे होती है? मिडिल ईयर में। इनमें से जो स्टेप्स है ये स्मॉलेस्ट बोन कहलाई जाती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो बॉडी की होती है वो स्टेप्स होती है, यानी कि मिडिल ईयर में मिलती है। ये है हमारी स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन। अगर इनकी शेप की बात करें तो जो मालियस है ये वाली जो है ये हैमर शेप्ड होती है। लिखूं, मालियस हैमर शेप्ड होती है, हैमर, हथौड़ा जिसको बोलते हैं, हैमर शेप्ड। मालियस, इनकस जो है, इनकस जो होती है वो एनविल की टाइप होती है, एनविल शेप। और जो स्टेप्स है ये स्टिरअप शेप्ड होती है, स्टिरअप शेप। तो एक ईयर में के मिडिल ईयर में जो है ये 3 बोन है, और दोनों को मिला के 6 है। बोन ना कह के यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स कह दिया जाता है। अब हमें पढ़ना है जो बाकी रह गया हमारा वर्टेब्रल कॉलम एंड रिब्स। तो वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन होती हैं। अगर इसके फॉर्मूला हम लोग लिखें तो कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि सर्वाइकल 7 है,
फिर थोरेसिक 12 वर्टिब्री होती हैं, फिर लंबर होती है जो कि 5 होती है, फिर सैक्रम होती है। सैक्रम भी 5 बोन से, लेकिन वो जो है 4 बोन से, लेकिन वो जो है जॉइंट होती है तो एक बन जाती है। और फिर कॉकिस, ये भी 1 होती है। तो इस तरह से टोटल मिला के 26 वर्टिब्री से मिलके बना होता है वर्टेब्रल कॉलम। इनमें से जो सी है, सी फॉर सर्वाइकल, यानी कि जो हमारी नेक रीजन बनाती है ये सर्वाइकल है। ये जो बोन होती है 7, ये बोन जो है फिक्स होती है, लेकिन कुछ कुछ मैमल्स में इनमें जो है थोड़ा नंबर में चेंज होता है, कुछ एक्सेप्शन से, अदरवाइज मैक्सिमम मैमल्स में ये 7 होती है। थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है हमारी वर्टेब्रल कॉलम की, यही वो वर्टिब्री हैं जिसमें हमारी रिब्स आके, क्योंकि 12 पेयर्स होती हैं तो 12 वर्टिब्री आके इन थोरेसिक वर्टिब्री से बाइंड करती है। L5 यानी कि लंबर वर्टिब्री, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री होती है और नंबर में 5 होती हैं। फिर सैक्रम 1 है और कॉक्सियल या कॉकिस या कॉक्सियल बोल दीजिए, टेल बोन जिसको कहते हैं, ये भी फ्यूज्ड है और सिंगल बोन होती है, फ्यूज्ड होने से बनती है ये। तो इस तरह से जो वर्टेब्रल कॉलम है इसका काम क्या होता है, इसका काम जो है टू सपोर्ट करना होता है हेड को और टू प्रोटेक्ट द जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि जो ब्रेन है उसका लास्ट पार्ट हमारा जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि फोरामन मैग्नम से होते हुए एज ए स्पाइनल कॉर्ड, ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर से जो एक ल्यूमन है इसके अंदर से निकलती है। तो वर्टेब्रल कॉलम का काम क्या हो जाता है, to support the head and to protect the स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो है आगे चलेगा, जो फोरामन मैग्नम से होते, क्योंकि ब्रेन जो है किस में है, करेनियम कैविटी में है, करेनियम बॉक्स में है। तो वहाँ बोन में एक जो है हमें एक पोर मिलेगा, एक जो है डोर है जिसको फोरामन मैग्नम कहते हैं, उससे होते हुए स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसमें वर्टेब्रल कॉलम में एंटर करती है। तो टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये होता है हमारा वर्टेब्रल कॉलम का काम, जिसमें सर्वाइकल जो है इनका नंबर जो है फिक्स होता है, बट कुछ मैमल्स में थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलेगा। C7 हो गई। अगर स्कल की बात करें, या आप यहाँ स्कल कह सकते हैं टू सपोर्ट द स्कल, जो स्कल होती है वो जो है हमारी डाइकोंडाइल होती है, यानी कि 2 इस तरह से इसमें जो है कॉन्डाइल मिलते हैं। तो स्कल जो है मैमल्स की, स्कल इज डाइकोंडाइल, और ये डाइकोंडाइल जो है हम लोग की है, मतलब मैमल्स की और एम्फीबियंस में जो है डाइकोंडाइल होती है। जो बीच के हमारे रेप्टाइल्स हैं और एव्स हैं उसमें जो है मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, यानी कि कैसे याद रख सकते हैं, मोना रूबी, यानी मोना मीन्स मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक स्कल इन रूबी, RU से रेप्टाइल, इन रेप्टाइल्स, एंड BI से बर्ड्स। और डाइकोंडाइल एम्फीबिया में है, प्लस जो है हमारे हम लोग में मैमल्स में है। तो स्कल का जो ऑक्सीपिटल बोन है वहाँ जो है फाइनली यहाँ पे स्कल में 2 कॉन्डाइल होते हैं, और जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्री होगी, यानी कि सर्वाइकल की सबसे पहली वर्टिब्री जो होती है वो होती है हमारी एटलस। तो एटलस में इसके लिए जो है आर्टिकुलेशन होता है, वहाँ पे ये इस तरह से फिक्स हो जाती है, और इसी एटलस की वजह से हमारा हेड जो है इस तरह से मूव करता है, यानी हम एटलस को यस बोन भी कहते हैं क्योंकि हेड की ये इस तरह से। और जो ज्वाइंट है इस स्कल और एटलस के बीच में वो कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट कहेंगे उसको। तो फर्स्ट वर्टिब्री जो है, जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री है, जो फर्स्ट वर्टिब्री है वो एटलस है, सेकंड हमारी एक्सिस है। एटलस और एक्सिस के बीच में हम लोग के पास जो ज्वाइंट होता है वो पाइवोट ज्वाइंट कहलाया जाता है। आगे जब ज्वाइंट पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको, पहले थोड़ा सा देखते हैं। यह है यहाँ पे
ये वर्टेब्रल कॉलम का दिया है, तो यहाँ हेड स्कल ख़त्म हुआ, तो यहाँ से शुरू हुई हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी कि इनका नंबर जो है 7 है, हमारी नेक जो है बनाती है, तो ये 7 वर्टिब्री। फिर थोरेसिक वर्टिब्री है जिनका नंबर 12 है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूले में लिखा ही था। तो सर्वाइकल यहाँ पे 7 वर्टिब्री है जो कि नेक रीजन में होती है। फिर थोरेसिक वर्टिब्री ये 12 इन नंबर होती हैं, और यहाँ पे हमारी जो है आके जो रिब्स होती हैं वो यहाँ आके बाइंड करती हैं इस जो है डोर्सल साइड में इन थोरेसिक वर्टिब्री से। यही रिब्स जो है जब वेंट्रल साइड में आती है तो जो स्टर्नम में एक सिंगल फ्लैट बोन होती है उस पर आके बाइंड करेगी। उसके बाद फिर जो है लंबर है जो कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहलाई जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री ये होगी। फिर जो है सेक्रम है, और फिर कॉकिस, कॉकिस को जो है टेल बोन कहा जाता है, ये फ्यूज्ड बोन होती है, यहाँ पे होगी ये। किसी भी दो वर्टिब्री के बीच में जो है वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, और ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो होती है वो कार्टिलेज की होती है। तो धीरे धीरे, क्योंकि कार्टिलेज क्या होता है वो प्लाएबल होता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब जो है हार्ड उसका मैट्रिक्स नहीं होता, तो थोड़ा प्लाएबल होता है। दो वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो कि कार्टिलेजिनस है, इसलिए हर दो वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट होगा उस जॉइंट को क्या कहा जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। और धीरे धीरे जो लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं तो वो पीछे की तरफ स्लांट जो है हो जाते हैं, क्योंकि ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क कार्टिलेजिनस होने की वजह से धीरे धीरे ऐसे जो है वो दब जाती है, प्लाएबल होती है। तो इस तरह से ये वर्टेब्रल कॉलम C7, T12, L5 और फिर जो है हमारा सेक्रम 1, कॉकिस 1 हो जाएगा। और किसी भी दो वर्टिब्री के बीच में हमें इंटरवर्टेब्रल डिस्क दिख रही है जो कि कार्टिलेजिनस है। ये 7 नंबर में कुछ चेंज हो सकता है। अब जो हमारी जो ये वर्टिब्री है जब ये यहाँ के बाइंड कर रही है तो यहाँ पे जो है दो मतलब जो रिब्स होती हैं वो बाइसेफेलिक होती है, वो देखते हैं बाद में। यहाँ बात करते हैं फर्स्ट जो वर्टिब्री है, तो जो फर्स्ट वर्टिब्री जो है ये जो है एटलस होती है, और एटलस जो है वो जुड़ती है किसके साथ, स्कल के साथ। और यहाँ पे जो स्कल और एटलस के बीच का जो जॉइंट है वो कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है। तो एटलस जो है वो रोटेट करती है, और एटलस कहा भी इसीलिए जाता है, पूरे हेड इसके ऊपर है तो एटलस है। और फिर सेकंड जो वर्टिब्री है, सेकंड वर्टिब्री को एक्सिस कहते हैं। तो देखिए ये जो है ऐसे, ये जो है हमारे पास स्कल, इसमें ये दो कॉन्डाइल होंगे। अब जो एटलस होगी वो एटलस में यहाँ पे इस तरह से दो सॉकेट बने हैं जिसमें ये है, और बीच में हमारी यहाँ पे न्यूरल कैनाल। ये जो है एटलस जो होती है वो रिंग शेप होती है, एटलस फर्स्ट वर्टिब्री है, रिंग शेप कहलाई जाती है, रिंग शेप, या फिर इसको येस बोन भी कह देते हैं। तो यहाँ जो जॉइंट बनता है, ये जो इसके साथ फिट होता है, इसको कहेंगे कॉन्डिलॉइड, कॉन्डिलॉइड जॉइंट होगा। ये क्या है हमारे पास, स्कल है, स्कल डाइकोंडाइल है, तो यहाँ पे ये इस तरह से होगा। और बीच में यहाँ पे जो है इसके प्रेजेंट होगा न्यूरल कैनाल, इसी के अंदर से हमारी जो है स्पाइनल कोड निकल के जो है इस प्रोटेक्ट रहती है, इसके अंदर से ऐसे करेगी। अब जो है नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट वर्टिब्री होगी, उस वर्टिब्री का होगा इसमें इस तरह से एक जो है जो है ये प्रोसेस होता है, ओडोंटोइड फोसा और ओडोंटोइड प्रोसेस, ये इसमें फिट होता है। तो ये यहाँ पे रोटेट करता है, ऐसे जो हम लोग करते हैं, ये एक्सिस और एटलस के बीच का मूवमेंट है। और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे भी एक न्यूरल कैनाल होगी। ये जो है एक्सिस है,
यानी कि सेकंड वर्टिब्री, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है उस जॉइंट को कहेंगे पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। उसके बाद जितनी भी यहाँ पे वर्टिब्री है, इन सब वर्टिब्री के बीच में कैसा जॉइंट होगा, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, क्योंकि हर दो वर्टिब्री के बीच में जो है थोड़ा सा कार्टिलेज परसेंट होता है, और इस तरह से दो वर्टिब्री फिर बीच में इसके साथ रहेगी। तो ये हो गया हमारा वर्टेब्रल कॉलम। और नेक्स्ट है हम लोग के पास एक बचा है जो है रिब्स की बात करनी है हमें। तो रिब्स जो है हमारे पास वो 12 पेयर्स हैं। चलिए, तो जो सामने की जो बोन होती है, मतलब वेंट्रल साइड में जो एक सिंगल फ्लैट स्टर्नम है, ये भी 3 से जो है मिलके बनी होती है। ये है ये वाली जो बोन है, ये बोन जो है ये स्टर्नम है, सिंगल फ्लैट बोन होती है। तो वेंट्रली हमारी जो रिब्स होती हैं वो आके यहाँ बाइंड करती है इस स्टर्नम से, और जब स्टर्नम से बाइंड कर रही है तो ये जो है, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये सब जो है कार्टिलेज है। तो हमारे पास 12 पेयर्स रिब्स होती है, इनमें से 7 पेयर्स जो रिब हैं दोनों तरफ से, वो आके डायरेक्टली जो है बाइंड करती है स्टर्नम से। 7 है, इनको ट्रू रिब्स कहते हैं, या फिर पीछे ये जो है थोरेसिक वर्टिब्रिस से बाइंड कर रही है और आगे इस स्टर्नम से कर रही है, तो इसको जो है ट्रू रिब्स कहेंगे। उसके बाद जो 3 और रिब्स होती हैं, यानी 8, 9 और 10, ये 3 रिब्स जो हैं वो हमारी जो है फॉल्स रिब्स कहलाई जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से जो है जॉइंट नहीं होती, बल्कि पहले जो है ये 3 बोन आपस में कार्टिलेज, कौन सा कार्टिलेज होगा, हाइलिन कार्टिलेज होगा। ये 3 बोन जो है ऐसे मिलके 7th के साथ जो है जाके अटैच होगी, फिर 7th जो है वो स्टर्नम से हो रही है। तो बाकी की जो 8, 9 और 10 है, क्योंकि ये जो रिब्स हैं ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं हो रही है, तो इन रिब्स को कहा जाता है फॉल्स रिब्स। उसके बाद क्योंकि 12 है हमारे पास, 11 और 12 बची हैं, वो पीछे थोरेसिक वर्टिब्री से तो बाइंड रहती हैं, लेकिन सामने जो है स्टर्नम से या किसी से भी बाइंड नहीं होती है और ऐसे ही फ्लोट करती रहती हैं। तो 11 और 12 पेयर्स जो रिब्स का है उनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। यानी डोर्सली तो वो अटैच हैं थोरेसिक वर्टिब्री से, बट वेंट्रली वो किसी बोन से या किसी भी चीज़ से अटैच नहीं है। जैसे 8, 9, 10 ये फिर भी एक साथ मिल के फ्यूज़ हो गई हैं, किसके साथ, 7th रिब के साथ, लेकिन ये नहीं। तो इस तरीके से रिब्स की बात करें तो रिब्स जो है हमारे पास 12 पेयर्स हैं, यानी कि टोटल 24 हैं। 12 पेयर्स रिब्स होती हैं। तो रिब्स जो है 3 तरह की हो गई, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स, और जो है हमारी बाकी की जो बची है वो है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स। तो 3 तरह की, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ये 7 पेयर्स हैं। एंटीरियर 7 pairs of ribs bind directly to sternum. तो ये हो गई हमारी ट्रू रिब्स, 7 पेयर से। फॉल्स रिब्स जो है ये फिर जो है हमारी 8, 9 and 10 pairs of ribs attached to 7th ribs by hyaline cartilage, hyaline cartilage। तो ये इनको जो है फॉल्स रिब्स कहा जा रहा है 8, 9 और 10 को।
क्योंकि ये जो है 7th रिब से जो है अटैच हो रही है, ना कि डायरेक्टली स्टर्नम से। हाइलिन कार्टिलेज तो यहाँ पे भी है, जब स्टर्नम से बाइंड कर रही है तो यहाँ पे भी है, लेकिन डायरेक्टली स्टर्नम से जो है वो जुड़ रही है, वहाँ पे जाके जॉइंट है इनका। लेकिन ये जो है 7 से अटैच हो रही है और फिर 7 जो है स्टर्नम से हो रही है, इसलिए फॉल्स है। और बाकी की बची हमारी 11 एंड 12 पेयर्स जो है वेंट्रली फ्लोट करती हैं, वेंट्रली फ्लोट, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ये सभी की सभी 12 रिब्स जो है वो जो है थोरेसिक वर्टिब्री T12 होती हैं, वहाँ तो बाइंड है, लेकिन इधर जो है वेंट्रल साइड में जो है सिर्फ 7 बाइंड कर रही है स्टर्नम से, 8, 9, 10 ये बाइंड कर रही है 7th रिब से, और जो 11, 12 है वो किसी से बाइंड ही नहीं कर रही है, किसी से जुड़ ही नहीं रही है, फ्लोट करती है सीधे, इसलिए फ्लोटिंग रिब कहते हैं। इनको हम वर्टेब्रो स्टर्नम भी कह देते हैं, वर्टेब्रो स्टर्नम रिब्स। और ये वर्टेब्रो, चलिए इसको छोड़ देते हैं, जितना एनसीईआरटी हो ठीक है। तो 11 to 12 पेयर्स रिब्स जो है वर्टेब्रल फ्लोट जो है ये वेंट्रली फ्लोट करती हैं। इस तरह से 12 पेयर्स रिब्स हो गई हैं। अगर रिब्स की बात करें तो रिब्स जो है मैमल्स में, रिब्स इन मैमल्स, रिब्स इन मैमल्स जो है वो कैसी होती हैं, बाइसिफेलिक होती हैं। बाइसिफेलिक, बाइसिफेलिक का मतलब होता है, सिफेलिक मतलब एक तरीके से हेड, 2 हेड होते हैं। कहाँ पे हैं, डोर्सली। तो रिब्स इन मैमल्स कैसी हैं, बाइसिफेलिक होती हैं, 2 हेड दिखते हैं एक तरीके से। जब डोर्सली जो है वो वर्टिब्री से बाइंड करती है तो 2 जगह से ऐसे बाइंड करेगी, यानी जो रिब्स है वो एंटीरियरली, तो जो इसका जो ये साइड होता है मतलब जो है वेंट्रली, तो ऐसे है। लेकिन जब ये यहाँ जाके मूव करती है डोर्सली, तो यहाँ पे इस तरह से 2 हेड हैं ये। और अब जब ये वर्टिब्री में जो है ज्वाइन करेगी, तो वर्टिब्री एक तरीके से कैसे, ये स्पाइन हो गया, ये लेटरल प्रोसेस है, ये जो है मेन बॉडी है इसकी, यहाँ पे न्यूरल कैनाल है, इससे जो है न्यूरल कैनाल आ रही है। अब ये जो फिट हो रही है यहाँ पे, तो इसका जो हेड है ये एक इसके साथ अटैच होता है इस तरह से, एक इसके साथ अटैच होता है इस तरह से, और एंटीरियरली मतलब वेंट्रली जो है ये ऐसे ही है। तो इसको बाइसिफेलिक रिब्स कहते हैं। 2 आर्टिकुलेट सरफेस होते हैं डोर्सल साइड में इन रिब्स के, इसलिए जो है मैमल्स की रिब्स को बाइसिफेलिक रिब्स कहा जाता है। वर्टेब्रो स्टर्नम, वर्टेब्रो कॉन्ट्रल, और ये तो जो है सिर्फ आगे से स्टर्नम से कनेक्ट ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा रिब्स हो गया है। अगर ये देखा जाए यहाँ पे, तो ये एक तरीके से रिब केज भी कहा जाता है, क्योंकि कैसे केज बन गया है, इसी में हमारे जो है लंग्स पड़ते हैं, जिसको हम थोरेसिक चैम्बर कहते हैं। तो ये जो है डोर्सली जो है ये वर्टेब्रल कॉलम है, वेंट्रली ये स्टर्नम है, और ये लेटरल साइड में 12 पेयर्स जो है ये हो जाते हैं रिब्स के। और यहाँ जो है हमारा होता है डायाफ्राम, तो यही जो है हमारा रिब केज, हम इसको बोल देते हैं रिब केज। तो ये हो गया हम लोग का स्केलेटल सिस्टम। अब हमारे पास आता है बाकी का जो हम लोग का क्या बचा है, लिम्स बचे हैं, तो यानी अपेंडिकुलर की बात करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम 126 बोन है, इसमें हमारे पास लिम्स है और यहाँ पे हमारे गर्डल है। तो अगर लिम्स की बात करें तो लिम्स जो है 4 हैं, और हर एक में ईच लिम्ब जो है 30 बोन्स।
30 बोन्स होंगी हमारे पास जो है लिम्स में, तो 4 हैं 30 30 30 यानी कि 120 लिम्स हो जाएंगी। तो फर्स्ट हम जो है 4 लिम्ब की बात कर रहे हैं, यानी कि हैंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रिब्स है, फर्स्ट जो रिब होगी वो होगी हमारे पास ह्यूमरस। तो फर्स्ट ऐसे ये ह्यूमरस है। उसके बाद जो दूसरी बोन हुए ये है यहाँ पे इस तरह से करके रेडियो अल्ला। तो ये फर्स्ट बोन ह्यूमरस, फिर ये रेडियस, ये अल्ला, और अब जो है यहाँ पे आएगी नेक्स्ट, यानी 3 हो गई है, एक ये है, एक ये हो गई है, एक अल्लाह हो गई है, और नेक्स्ट जो होगी यहाँ पे होती है फिर 8 कार्पल, जो कि 2 रोज में लगी होंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो बोन है इसको कहेंगे कार्पल। और कार्पल कितनी होती हैं? 8 होती हैं, 4 4 की 2 रोज में होगी। तो कार्पल हो गई हैं 8। उसके बाद है मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल यहाँ से ये मेटाकार्पल हो गई, 5 है मेटाकार्पल, ये 5 बोन होती हैं। उसके बाद होती हैं फ्लेंजिस। तो फ्लेंजिस जो है यहाँ इस पे 2 ही फ्लेंजिस हैं, यहाँ पे 3 3 हैं। तो टोटल मिला के 14 फ्लेंजिस होते हैं। फ्लेंजिस 14 है। इनका फॉर्मूला हम लोग 3 3 3 3 2। इस तरह से 14 फ्लेंजिस है। तो हम काउंट करेंगे तो ये हमारी जो है 4 लिम्ब की बोन से टोटल 30 बोन्स हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर हम लेग की देखें तो वो भी जो है टोटल 30 होंगी। तो 31 में और इधर जो है बना देते हैं। थोड़ा देखते हैं, कोशिश करते हैं। फीमर हो जाएगी, सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। ये अंदर इसके जो है रहेगी हमारी जो है बोन मैरो। तो ये फीमर फर्स्ट बोन लेग की। तो फर्स्ट बोन इज फीमर। फिर यहाँ से 2, जैसे यहाँ पे रेडियस और अल्ना है, यहाँ पे टिबिया एंड फिबुला 2 लॉन्ग बोन होंगे। तो यहाँ ये हो जाएंगी टिबिया और ये फिबुला। ये लार्जेस्ट बोन होती है, लार्जेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट हमने भी पढ़ी है रोसिकल्स में, स्टेप्स होती है। अब जिस तरह से यहाँ पे कार्पल है वैसे यहाँ पे जो है टार्सल्स होंगी, बट इनमें 7 होंगी। तो यहाँ 7 टार्सल्स हैं। ये हो जाएंगे टार्सल, ये हैं 7। और फिर टार्सल के बाद आएंगी जो है मेटाटार्सल। जैसे यहाँ मेटाकार्पल थी, यहाँ मेटाटार्सल्स हैं। तो कोशिश कर लेते हैं। ऐसे, और फिर इसके ऊपर ये जो है 5 हो जाएंगी। फिर इसके ऊपर जो है हमारी ये इस तरह से ये हो जाएंगे फेलेंजिस, इस तरह से। तो ये 5 मेटाटार्सल 5, और ये फिर जो है फेलेंजिस, ये जो होती है हमारी 14। तो इस तरह से ये टोटल 29 बोन्स हुई। लेकिन एक जो है ये कप शेप्ड यहाँ पे रहती है नी के ऊपर, ये एक बोन है, पटेला कहेंगे, पटेला
ये कैसी होती है, कप शेप्ड होगी, कप शेप्ड बोन। और ये जो बोन होती है ये ओसिफिकेशन से बनती है टेंडन के, यहाँ लिखेंगे स्पेशल बोन है, फॉर्म्ड बाय द ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन। तो इस तरह से टोटल 30 बोन यहाँ पे भी है। सबसे लार्जेस्ट बोन सबसे पहली जो है वो फीमर है, फिर टिबिया एंड फिबुला, देन 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल्स एंड देन 14 फेलेंजिस। और एक जो बोन होती है वो नी पे कप शेप्ड बोन होती है जिसको पटेला कहते हैं। और पटेला जो फॉर्म होती है वो ओसिफिकेशन में बाय द ओसिफिकेशन इन द टेंडन। टेंडन जो है वो होती हैं जो मसल्स को बोन से बाइंड करती हैं, तो वो जो टेंडन है उसमें ओसिफिकेशन से ये पटेला बनती है। तो इस तरह से फोर लिम्ब में भी 30-30 होती है और हाइंड लिम्ब में भी 40-40 होती है। तो टोटल मिला के 120 बोन्स हो जाएंगी। अब बाकी का बचा हमारा गर्डिल। तो गर्डिल जो है वो दो है, एक पेक्टोरल और एक पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल ये गर्डल है और जहाँ हमारी फीमर जुड़ती है नीचे ये जो है पेल्विक गर्डल होता है। जो पेक्टोरल गर्डल है ये मतलब जो है पूरा ऐसे राउंड में है, तो इधर का हाफ और इधर का हाफ जो है 2-2 बोन से बना होता है। तो टोटल 4 बोन है जिससे बना है। तो हाफ जो है, ईच हाफ फॉर्म्ड बाय 2 बोन्स। One is scapula और सेकेंड वन इज क्लेविकल। तो क्लेविकल जो है ये हमारी जो ब्यूटी बोन होती है, ये जो है क्लेविकल है। और स्कैपुला जो पीछे शोल्डर, ये जो है हमारी ट्रायंगल जो बोन होती है, सिंगल फ्लैट बोन होती है, ये जो है स्कैपुला। ये हाफ बनाएगा इधर, ऐसे ही हाफ इस तरफ है पीछे, और ये जो है क्लेविकल बोन। तो ये पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल भी हमारी जो है 2 कॉक्सल बोन्स से फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय 2 कॉक्सल बोन। और ईच कॉक्सल बोन formed by the fusion of 3 bones। ये जो 3 bones होती हैं, इन 3 bones का जो है ये है हमारी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इस तरह से 3 बोन से। तो ये टोटल हमारे पास 2 बोन है और ये टोटल अगर हम देखें तो ये टोटल 4 बोन है। 2 बोन ये है तो टोटल 6 हो गई है। 30-30 चारों लिम्स में है तो 120 है और 6 ये, तो टोटल अपेंडिकुलर बोन्स जो है वो 126 होती हैं। अब पेक्टोरल की बात करें तो स्कैपुला, सिंगल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है, हैविंग ग्लिनॉइड कैविटी। तो स्कैपुला में ग्लिनॉइड कैविटी होती है जहाँ पे फिट होती है हमारी जो है ह्यूमरस। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से बोन है ये। और यहाँ से जो है एक स्पाइन जो है यहाँ से निकलता है और वो इस तरह से यहाँ पे
एक प्रोसेस बनाता है। तो ये जो है ये स्पाइन है और यहाँ पे जो ये कैविटी है ये ग्लिनॉइड कैविटी कहलाई जाती है, ग्लिनॉइड कैविटी। और इसी में जो है ह्यूमरस का हेड फिट होता है। ये है ह्यूमरस, जो कि हमारी जो है मेन जो है ये वाली जो बोन होती है ह्यूमरस बोन, इसका हेड जो है यहाँ इस ग्लिनॉइड कैविटी में जो है फिट होता है। और ये जो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, क्योंकि एक ऐसे सॉकेट है और इसमें जो है ह्यूमरस का हेड इस तरह से जो है यहाँ पे जो है फिट होता है। तो ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और ये जो है हमारा स्पाइन है, जो कि इसके जो है इस तरह से जो है इसके ऊपर होता है, थोड़ा सा एलिवेटेड होता है यहाँ पे। और यहीं पे हमारी जो है जो क्लेविकल आएगी वो क्लेविकल यहाँ पे बाइंड कर जाएगी इसी से। तो क्लेविकल जो है, जो कि ब्यूटी बोन कहलाई जाती है, वो एस शेप्ड होती है। उसमें हमें, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, क्लेविकल बोन ये एस शेप्ड है, मीन्स हैविंग टू कर्वेचर, टू कर्व। और ये जो है बाइंड करती है इस स्पाइन की प्रोसेस से। ये वाला जो होता है यहाँ पे जो है मसल्स के फिट होने का होता है। तो ये पेक्टोरल गर्डिल का हाफ बनाती है। ये ट्रायंगुलर बोन जो है स्कैपुला, और ये जो है हमारी यहाँ पे क्लेविकल बोन। तो हाफ ये गर्डल, हाफ इधर हो गया। इस तरह से कंप्लीट पेक्टोरल गर्डिल बन जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारे पास जो है पेल्विस। तो पेल्विक गर्डल, जैसे कि अभी पढ़ा है कि 2 कॉक्सल बोन से बनता है। ईच हाफ जो है एक कॉक्सल बोन से, एक कॉक्सल बोन 3 बोन से मिलके बनी होती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये कोशिश कर लेते हैं बनाने की। इस तरह से है और इधर भी कुछ इसी तरह से। तो ये जो है कॉक्सल बोन है और 3 बोन की फ्यूज़न से बनी होती है। यहाँ पे इन तीनों के बोन से, मतलब हम इसको कह सकते हैं ये इलियम, और ये वाला पार्ट जो है कुछ ऐसे कर लेंगे, और ये इधर से जो है प्यूबिस हो जाएगी, इशियम और ये प्यूबिस। और यहाँ पे जो है एक कैविटी बनेगी, यहाँ पे इसे कहेंगे एसिटाबुलम, एसिटाबुलम। तो जैसे वहाँ पे जो है ग्लिनॉइड कैविटी बनी थी, यहाँ पे एसिटाबुलम है, और इसमें हमारा जो है यहाँ के कौन फिट होगी, यहाँ पे है हमारे पास इसी एसिटाबुलम में यहाँ पे फीमर का हेड आके फिट होगा। फीमर जो कि लार्जेस्ट बोन है, थाइस बोन जिसको कहते हैं यहाँ पे। अब ये जो है इलियम, इशियम और प्यूबिस, यहाँ पे जो है दोनों के बीच में वेंट्रली ये क्या होता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस। और ये जो है रिलैक्सिन हार्मोन से जो है रिलैक्स होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ये थोड़ा यहाँ से ऐसे गैप बन जाता है। तो पेल्विक गर्डिल जो होती है वो 2 कॉक्सल बोन से बना होता है। ईच कॉक्सल बोन जो है 3 बोन के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। इलियम, इशियम और प्यूबिस जो है मिलके एक ये जो है कैविटी बना रही है, जिसको एसिटाबुलम कहते हैं। इसी एसिटाबुलम में जो है फीमर का हेड होता है। तो पेक्टोरल गर्डिल हो गया, ये पेल्विक गर्डिल हो गया है। इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा सा जॉइंट्स पढ़ेंगे।
तो जॉइंट्स की बात करें तो 3 तरह के हम लोग को जो है यहाँ पे जॉइंट्स दिखते हैं। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। 3 तरह के। जो फाइब्रस है यानी कि जो फ्लैट बोन होती है हमारी स्कल की, वो फ्लैट बोन जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से आपस में बिल्कुल जो है जुड़ी हुई है, जहाँ पे ज़रा भी मूवमेंट नहीं होती है। तो नो मूवमेंट एट ऑल, नो मूवमेंट। यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट दिखती है तो सेमी मूवमेंट कह सकते हैं, और यहाँ तो फुल मूवमेंट फील होती है, मतलब अच्छे से मूवमेंट यहाँ पे होती है। ये जो फाइब्रस है ये हमें स्कल बोन की सूचर्स कहते हैं इनको, इन जॉइंट्स को सूचर्स। जॉइंट्स को फुलक्रम भी बोलते हैं, ये भी लिख लेंगे, फुलक्रम। सूचर्स यानी कि जो है प्रेजेंट इन फ्लैट बोन ऑफ स्कल, सूचर्स प्रेजेंट इन स्कल बोन्स। तो जो हमारी जो 8 जो क्रेनियम बोन्स होती हैं वो फ्लैट बोन्स हैं, वो आपस में जो जुड़ी हुई हैं, वो ये जो है फाइब्रस जॉइंट से हैं, कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू होता है, और बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट इसमें जो है लाउड नहीं होती है, तो इनको सूचर्स कहा जाता है। फिर कार्टिलेजिनस जो मूवमेंट है ये हमें कहाँ दिख रहा है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क पे दिख रहा है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में। और हम लोग को कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो रिब्स है वो स्टर्नम से बाइंड करती है, यानी कि रिब्स और स्टर्नम के बीच में यहाँ पे भी हमारा कार्टिलेजिनस है। थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है क्योंकि कार्टिलेज जो है थोड़ी सी मूवेबल है। साइनोवियल की बात करें तो ये जो है कुछ ऐसे, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है। यहाँ पे थोड़ा सा कार्टिलेज भी होता है इन दोनों के ऊपर। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन और ये साइनोवियल फ्लूइड। और फिर बोन टू बोन के बीच में क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं, तो यहाँ ऊपर से ये ऐसे लिगामेंट्स भी इसके ऊपर कवर करते हैं। तो ये जो है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, ये थोड़ा सा कार्टिलेज है यहाँ पे, और ये जो है लिगामेंट्स। तो इस तरह से फुल यहाँ पे जो है आराम से जो है यहाँ मूवमेंट होती है इस वाले जॉइंट पे। अब थोड़े से जॉइंट के नाम लिख लेते हैं फटाफट, जो है काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहा है। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट हमें कहाँ दिख रहा है, स्कल और जो है एटलस के बीच में, बिटवीन स्कल एंड एटलस ये है। फिर है हम लोग का दूसरा पाइवोट, पाइवोट जॉइंट। ये जो जॉइंट है ये बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, दोनों ये जो है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है एटलस, जो कि इसके ऊपर स्कल है, और फिर ये एक्सिस, ये येस बोन है, ये नो बोन है, इन दोनों के बीच में पाइवोट है, जिसकी वजह से ये वाला मोमेंट होता है हम लोग का। तो ये पाइवोट मोमेंट हो गया। एक सैडल जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट, ये जो है यहाँ थंब के बेस पे है, यानी कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो है।
between carpal and metacarpal of thumb, ये है। उसके अलावा हिंज जॉइंट होता है एक, हिंज जॉइंट जो है वो सिर्फ एक तरह की मूवमेंट को, जैसे ये एल्बो है तो सिर्फ इतना मूवमेंट हो रहा है, इससे हम नीचे की तरफ नहीं ले जा सकते। वैसे ही नी पे जॉइंट है जो एक तरफ को है, ऐसे ही ये वाला जॉइंट है यहाँ पे जो हमारा फ्लेंजिस है, तो ये भी सिर्फ एक तरफ को कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकेगा। तो ये वाले जॉइंट होते हैं बिटवीन, या कहिए जो है एल्बो एंड नी। नी जो है एल्बो जॉइंट और नी पे जो जॉइंट मिलता है वो हिंज जॉइंट करता है, जो कि एक तरीके से इतनी मोमेंट को जो है करता है। फिर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि फुल जो है मोमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा जो है शोल्डर और इसी तरह हमारा जो ये फीमर है जो यहाँ एसेटेबुलम में फिट है, ये दोनों ही जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट करते हैं। तो ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी, और इसी तरह जो फीमर है हमारी, फीमर इन एसिटाबुलम। इसके अलावा ग्लाइडिंग, ये हो जाएगा बिटवीन जो ये रिस्ट वाली जो होती है ना, कार्पल 8 है, 2 रोज में होती है, तो इनमें आपस में थोड़ी बहुत मूवमेंट है, तो बिटवीन कार्पल। तो इस तरह से ये कुछ जॉइंट है। और अब जो बाकी रह गया है वो है हमारे ये कुछ डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर में सबसे पहले है मिस्थीनिया ग्रेविस। तो मिस्थीनिया ग्रेविस जो है वो जो हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से न्यूरॉन से जो मैसेज आता है, सिग्नल आता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो जो एसिटिल कोलिन जो वहाँ पे रिलीज़ होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, अगर उसके रिसेप्टर्स मसल्स के ख़राब हो जाएं तो फिर वो जो है या काम ना करें, तो एसिटिल कोलिन जो है रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर हमारी मसल्स जो है वो डिपोलराइज नहीं होगी, कैल्शियम आयन रिलीज़ नहीं होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जो है हमारे रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम होने की वजह से ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकेन और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो मेनली जो हमने लेक्चर के शुरू में पढ़ा था कि मसल्स फाइबर के ऊपर कुछ एसिटिल कोलिन के लिए जो रिसेप्टर हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर मसल्स कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, और उसी की खराबी की वजह से न्यूरोमस्कुलर में प्रॉब्लम है, जिससे हमारी पैरालाइज हो जाती है स्केलेटल मसल्स जो है। हमारा हाथ अगर हो जाए तो हम लोग कोई मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जो है हमारा प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है स्केलेटल मसल्स का, बहुत तेज़ी के साथ डिजनरेशन होता है, और ये जो इसकी जो वजह है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून आप लोगों ने और भी बहुत सारे पढ़ते हैं यहाँ पे अपने सिलेबस में। इसके बाद है टिटैनी। टिटैनी का मतलब होता है कि कैल्शियम आयन की कमी हो जाने की वजह से रैपिड स्पास्म होते हैं मसल्स में, ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जब कैल्शियम कम हो जाता है मसल्स में। नेक्स्ट है अर्थराइटिस, यानी जो ये जोड़ों में प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स पे, तो अर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है। उसके बाद है ओस्टियोपोरोसिस। जैसे जैसे
एज बढ़ती है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ करता है। और डिक्रीज़ करता है तो देखिए एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, करेक्टराइज बाय डिक्रीज्ड बोन मास, यानी जो इस बोन होगा उसमें से कैल्शियम जो है वहाँ से निकलता रहेगा ब्लड में आने के लिए, तो धीरे धीरे जो है बोन जो है वो पोरस होने लग जाएगी, बहुत ही इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो कम होता जा रहा है। तो एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से है। ओस्टियो मीन्स जो है एक तरीके से बोन, पोरेसिस मीन्स पोर, यानी कि जो बोन जो है वो बहुत ही नाजुक सी हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा पोर हो गए हैं, क्योंकि वहाँ से हमने ज़्यादातर कैल्शियम को वहाँ से निकाल लिया है। नेक्स्ट है गॉट, ये भी एक तरीके से इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है, लेकिन यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से होता है। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है ब्लड में तो वो जाके कहाँ जॉइंट्स पे जो है वो वहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उसके एक्यूमुलेशन की वजह से जो जॉइंट्स होते हैं वो इन्फ्लेम करते हैं, और यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये दर्द भी करती हैं, प्लस रेडनेस हो जाता है, यहाँ पे रेड दिखाई देता है, तो यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। तो गॉट जो है वो यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से है। ये सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है। ये जो है एज रिलेटेड है, ऑस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन की कमी की वजह से है। टिटेनी जो है वो कैल्शियम आयन की कम होने की वजह से है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, जबकि मायस्थीनिया ग्रेविस जो है वो एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक तरीके से फुल्ली काम नहीं कर रहा है, मैसेज मोटर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन यहाँ पे जो है मसल्स में एंट्री नहीं ले पा रहा है, तो इसी वजह से पैरालाइज का हो जाना है। तो इस तरह से ये चैप्टर अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है देखते हैं, जो भी है आगे करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।